गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत सत्कार अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर संजू नर्सिंग वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और सुंदर तो आप हो ही, तो कंटिन्यू पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज के इस पावन पर्व पर किसके गणतंत्र दिवस पे, तो आज से इस सेशन की मैं शुरुआत करने वाला हूँ एक सुंदर सी लाइन के साथ में कि दुनिया में मिल जाएंगे आशिक बहुत, कि दुनिया में मिल जाएंगे आशिक बहुत, पर वतन से हसीन कोई सनम नहीं होता। और हीरो में सिमट कर सोने में लिपट कर मरते तो बहुत है, पर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। तो आपको पता है इस गणतंत्र दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और जो जो वीर सपूतों ने प्राणों को न्यौछावर किया अपने इस आज़ादी को दिलवाने के लिए, तो उनको भी मेरी तरफ से बहुत आभार उनका, और दिल से सैल्यूट करता हूं मैं उनको लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो आज के सेशन की करते हैं शुरुआत। आज के सेशन के अंदर मैं डील करने वाला हूं आपसे ऑन्कोलॉजी के बारे में और ऑन्कोलॉजी के कुछ फैक्ट्स के बारे में। कौन कौन से जो पीवाई क्यू बनते हैं, कौन से जो एक दो टॉपिक जैसे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, सिर्विक्स के कैंसर के बारे में, जितना टाइम मिलेगा उतने टाइम के अंदर हम डील करने वाले हैं। तो आज के सेशन की करते हैं शुरुआत। ठीक है, क्लियर है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। फिर अपने करेंगे स्टार्ट। रेडी? ठीक है। आज का अपना जो टॉपिक है, आज के टॉपिक के अंदर हम डील करने वाले हैं ओंकोलॉजी। ओंकोलॉजी क्या होती है? ओंको एक ब्रांच होती है, इट इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील विद कैंसर ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट। जितना भी कैंसर के बारे में जो ट्रीटमेंट है, डायग्नोसिस है, मैनेजमेंट है, उनका जो करेंगे, अध्ययन करेंगे, स्टडी करते हैं, वो किसके अंदर करते हैं? ओंको के अंदर करते हैं। क्लियर? ठीक है सर। अब बात करें कैंसर की। कैंसर एक इतना घातक रोग है, मैं तो ये कहता हूं किसी दुश्मन के भी कैंसर ना हो गई। कैंसर, कैंसर का मतलब क्या हुआ सर? अनकंट्रोल सेल का ग्रोथ हो जाना बॉडी के अंदर। उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको कैंसर के नाम से जाना जाता है। अनकंट्रोल सेल ग्रोथ, अनकंट्रोल अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ, अनकंट्रोल सेल ग्रोथ होना। यानी किसके अंदर? सेल के अंदर। जैसे सेल है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो गई, ठीक है, मतलब कोई अता पता ही नहीं है, डेली ग्रोथ हो रही है सेल की, अनकंट्रोल अनबिलीवेबल जितनी भी हो रही है, ठीक है, ग्रोथ हो रही है, उसको क्या बोलेंगे? कैंसर के नाम से जाना जाता है। और सेल के अंदर क्या हो जाना सर? साइज के अंदर, शेप के अंदर, साइज के अंदर और शेप के अंदर भी क्या होना सर? चेंजेस आपको देखने को मिलता है। क्लियर? अब देखो भी, कैंसर का जो कंफर्म डायग्नोसिस होता है वो कौन सा होता है? कैंसर का कंफर्म डायग्नोसिस होता है बायोप्सी। क्लियर? कैंसर के अंदर, कैंसर जो होता है, कैंसर के अंदर सर कंफर्म जो डायग्नोसिस होता है वो कौन सा होता है सर? कंफर्म डायग्नोसिस जो होता है वो होता है बायोप्सी। बायोप्सी लेना पड़ता है। बायोप्सी क्या होती है? बायोप्सी जो होती है वो एक लाइव टिश्यू लिया जाता है बॉडी से। कौन शेप का? कैसा सर? कौन शेप का, ठीक है, वेज शेप का। वेज शेप का क्या है? पिजेनुमा। वेज शेप का क्या है? वेज शेप का क्या लिया जाता है? एक लाइव टिश्यू लिया जाता है। उसको किस नाम से जाना जाता है? तो सर उसको बायोप्सी के नाम से जाना जाता है। और बायोप्सी क्या है? कंफर्म डायग्नोसिस है किसके अंदर? कैंसर के अंदर। लेकिन एक चीज को छोड़कर, कौन सी चीज को छोड़कर सर? एक्सेप्ट विल्स ट्यूमर को छोड़कर। किडनी का जो कैंसर होता है ना बच्चे के अंदर, उसके अंदर ये कंफर्म नहीं होता है। किसको छोड़कर सर? विल्स ट्यूमर को छोड़कर इसके अंदर क्या है? कंफर्म नहीं होता ये। क्लियर? ये सारी। अब दो टर्म मैं आपको बताने वाला हूं। एक टर्म होती है हाइपरट्रोफी और एक होता है हाइपरप्लेजिया, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक होता है हाइपरट्रोफी और एक होता है हाइपरप्लेजिया। एक होता है हाइपरट्रोफी और एक होता है हाइपरप्लेजिया। हाइपरट्रोफी और एक होती है हाइपरप्लेजिया। दोनों का क्या मतलब होता है सर? एक तो होती है हाइपरट्रोफी और एक कौन सी होती है? हाइपरप्लेजिया। हाइपरट्रोफी का मतलब क्या होता है? इंक्रीज द साइज ऑफ सेल। हाइपरट्रोफी के अंदर जैसे बॉडी के अंदर कोई सेल है, उस सेल का क्या हो गया? साइज अगर बढ़ रहा है ना, तो उसको किस नाम से जाना जाता है? हाइपरट्रोफी के नाम से जाना जाता है। अगर सेल का नंबर बॉडी के अंदर ग्रोथ कर रहा है या बढ़ रहा है, तो उसको किस नाम से जाना जाता है? हाइपरप्लेजिया के नाम से जाना जाता है। हाइपरट्रोफी का मतलब क्या हुआ? इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल। उसको किस नाम से जाना जाता है? इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल, इट इज नोन एज हाइपरट्रोफी। ओके सर। तो फिर हाइपरप्लेजिया नंबर ऑफ नंबर ऑफ इंक्रीज द नंबर
इंक्रीज द हाइपरट्रोफी का मतलब होता है इंक्रीज द साइज ऑफ सेल, इंक्रीज द साइज ऑफ सेल, किसके अंदर साइज, साइज में क्या होना, साइज ऑफ सेल, साइज क्या बड़ा होना, उसको बोलते हैं हाइपरट्रोफी, और इसको क्या बोलेंगे हाइपरप्लेजिया, नंबर ऑफ सेल, इट इज नोन एज हाइपरप्लेजिया। क्लियर, दोनों टर्म आपको मैंने बता दी। ये थी कुछ कैंसर के बारे में बेसिक बातें। बीजे कैनेडी को इसके फादर ऑफ ऑन्कोलॉजी के नाम से जाना जाता है, जिनका नाम है बीजे कैनेडी। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें, अपने आगे बात करें तो आगे चलते हैं। कैंसर के अंदर 7 वार्निंग साइन होते हैं। क्या होते हैं? 7 वार्निंग साइन, जो कैंसर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े जरूरी है, और उसको स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी एक्सेप्ट के अंदर डालकर क्वेश्चन उससे पूछा जाता है। तो आगे पढ़ेंगे अपने 7 वार्निंग साइन ऑफ कैंसर। 7 वार्निंग साइन ऑफ कैंसर, साइन ऑफ कैंसर, 7 वार्निंग साइन ऑफ कैंसर। ठीक है, 7 वार्निंग साइन ऑफ कैंसर के अंदर आपको याद करने के लिए इसको किससे याद करना है? क्वेश्चन से याद करना है। क्वेश्चन एक ट्रिक, जैसे क्वेश्चन कैसे, CAUTION, इसको बोलते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब हम इसकी बात करेंगे सी का आगे यहां एक सीक्वेंस लेते हैं इसका पूरा, CAUTIO, यही याद हो जाना चाहिए आपको, N, क्वेश्चन। अब देखो भी, कैंसर के 7 वार्निंग साइन की मैं बात कर रहा हूं, 7 वार्निंग साइन आपको बता रहा हूं जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर एक्सेप्ट का क्वेश्चन आता है। इसका सी का मतलब होता है चेंज इन बोल एंड ब्लैडर। सी का मतलब क्या होता है? चेंज हो जाना, बोवल के अंदर चेंज हो जाना, या फिर ब्लैडर के अंदर चेंज हो जाना। जैसे कोई इंटेस्टाइनल किसी के कैंसर है तो उसके अंदर बोवल मूवमेंट के अंदर चेंज हो सकता है, ब्लैडर के अंदर चेंज हो सकता है। तो पहला क्या हुआ? चेंज इन बोवल एंड ब्लैडर, चेंज इन बोवल एंड ब्लैडर, चेंज इन बोवल एंड ब्लैडर। दूसरा, ए का मतलब क्या होता है? ए सोर डज नॉट हील। अगर किसी पेशेंट के अंदर कैंसर है, अगर कोई पेशेंट जो है वो कैंसर का है, तो उसके अंदर जो घाव होता है ना, वो क्या होता है? जल्दी से हील नहीं होता है। तो ए सोर डज नॉट हील, क्या होगा इसका? ए सोर डज नॉट हील, ए सोर डज नॉट हील, ए सोर डज नॉट हील। क्लियर? यू का मतलब होता है अनयूजुअली ब्लीडिंग होना, अनयूजुअली ब्लीडिंग होना, अनयूजुअली ब्लीडिंग होना। मतलब क्या हुआ? इसके अंदर कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर सारा प्लेटलेट्स वगैरह वगैरह बॉडी के अंदर डाउन हो जाती है, सब कुछ खत्म होने लग जाता है। कैंसर की 4th स्टेज के अंदर भी यही चीज देखने को मिलती है, भी कहीं से पर भी ब्लीडिंग हो सकती है, नाक से, कान से, कहीं से भी ब्लीडिंग देखने को मिलती है, अनयूजुअली ब्लीडिंग देखने को मिलती है। उसके बाद में थिकनिंग, T4 क्या होता है? थिकनिंग, किसके अंदर? थिकनिंग लंप, ब्रेस्ट के अंदर, या फिर कहां? एल्सवेयर, एल्सवेयर। आई का मतलब क्या होता है? इनडाइजेशन। कैंसर वाला जो पेशेंट होता है उसके अंदर इनडाइजेशन की समस्या परमानेंट रहती है, प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि अंदर उसे कुछ भी खाया पिया उसको नहीं लगता है। इनडाइजेशन की कंडीशन इसके अंदर देखने को मिलती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इनडाइजेशन। क्लियर? ओ का मतलब क्या हुआ? ओबीवियस, मोल एंड मार्ट। लास्ट, नेगिंग कफ, क्या देखने को मिलता है? नेगिंग कफ एंड होर्सनेस ऑफ वॉइस, एंड होर्सनेस ऑफ वॉइस, ऑफ वॉइस। ये सारी जो चीजें मैंने बताई है, ये आपको बताई हैं 7 वार्निंग साइन। किसके 7 वार्निंग साइन है? ये कैंसर के 7 वार्निंग साइन है। तो क्वेश्चन से आपको याद रखना है, C फॉर चेंज इन बोल एंड ब्लैडर के अंदर, A फॉर शो ए सोर डज नॉट हील, U फॉर अनयूजुअली ब्लीडिंग देखने को मिलती है, T फॉर थिकनिंग लंप देखने को मिलता है। उसके बाद में I का मतलब होता है इंडाइजेशन की समस्या देखने को मिलती है, O का मतलब होता है ओबीवियस मोल या मार्ट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में क्या होगा? लास्ट T फॉर उसके अंदर क्या होगा? N फॉर नेगिंग कफ एंड होर्सनेस ऑफ द वॉइस पेशेंट के अंदर आपको देखने को
मिलता है। इज दैट क्लियर? आप सभी को क्लियर होगा ये सारी चीजें। आपको ये 7 वार्निंग साइन है, आपको ध्यान में रखना है इन चीजों को, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, और कोई रेंडमली आपसे नर्सिंग कर रखी है कोई पूछे तो भी आपको ये पता होने चाहिए। और खास करके जो अंकों के अंदर डिपार्टमेंट के अंदर कीमो वाले जो वार्ड के अंदर जो ड्यूटी करते हैं उन बच्चों को भी ये चीजें ध्यान में होनी चाहिए। ये थे 7 वार्निंग साइन। आगे चले, आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। अपना नेक्स्ट जो टॉपिक रहने वाला है उसको अपने पहले करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जितनी भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें हैं इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट है मैं आपको बता देता हूं। तो अगला अपना टॉपिक है वो है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के पहली बात करें तो सर इसके अंदर लेफ्ट, इसकी जो लोकेशन होती है वो क्या होती है सर? लेफ्ट आउटर क्वाड्रेंट के अंदर। कहां देखने को मिलता है सर? ये लेफ्ट आउटर क्वाड्रेंट के अंदर ये इसकी क्या होती है? लोकेशन होती है। ठीक है। टाइप की बात करूं तो डक्टल इन्वेजिव कार्सिनोमा। टाइप की बात करें तो डक्टल इन्वेजिव कार्सिनोमा, डक्टल इन्वेजिव कार्सिनोमा। ठीक है, डक्टल इन्वेजिव कार्सिनोमा। अब इसके अंदर किसके, एक होता है बीआरसीए फर्स्ट के कारण, एक तो सर बीआरसीए किसके कारण? फर्स्ट के कारण, और एक बीआरसीए सेकंड के कारण। ये ब्रेस्ट कैंसर इनके कारण देखने को मिलता है। बीआरसीए फर्स्ट का मतलब क्या हुआ सर? अगर क्रोमोसोम नंबर बीआरसीए सेकंड और फर्स्ट दोनों की बात करूं तो अगर बीआरसीए जो फर्स्ट होता है, अगर क्रोमोसोम नंबर कितने के अंदर 13 और 14 के अंदर आपको गड़बड़ देखने को मिल रही है तो उसको बीआरसीए फर्स्ट के नाम से जाना जाता है, और बीआरसीए सेकंड, दोनों ये ब्रेस्ट कैंसर के कारण है। और दूसरा बीआरसीए जो सेकंड होता है वो क्रोमोसोम नंबर कितने के अंदर? 17 के अंदर अगर गड़बड़ देखने को मिले तो वहां पर क्या है? ये देखने को मिलता है बीआरसीए सेकंड। अब क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी के बारे में बात करें, देखो एक आरआरबी के अंदर फिक्स क्वेश्चन आता है एबनॉर्मलिटीज ऑफ क्रोमोसोम के बारे में। अगर आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं अभी मैं एक ये टॉपिक यहाँ पे स्टॉप करके थोड़ा एक बार इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इनके बारे में क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको पहले डील कर लेते हैं, इसको यहीं से शुरू करेंगे फिर। क्लियर? ठीक है। अब मैंने बताया बीआरसीए फर्स्ट क्रोमोसोम नंबर 13-14 के अंदर गड़बड़ है तो दिक्कत हो सकती है। तो गड़बड़ मतलब एबनॉर्मलिटीज ऑफ क्रोमोसोम। ये जस्ट फॉर नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूं, ब्रेस्ट कैंसर के अंदर नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज के लिए बता रहा हूं ताकि आरआरबी के अंदर पेटेंट क्वेश्चन रहता है इसका। ठीक है। एबनॉर्मलिटीज ऑफ क्रोमोसोम। कैसे सर, कैसे कैसे इसको समझाओ सर? बढ़िया तरीके से समझा दो ताकि आरआरबी के अंदर हमारा एक क्वेश्चन पेटेंट हो जाए। तो भाई सुनो, देखो ट्राइसोमी होती है ना, ट्राइसोमी हो जाना किसी क्रोमोसोम की, उसकी वजह से जब कोई डिजीज होती है तो पहली डिजीज अपने उठाएंगे उसको बोलेंगे डाउन सिंड्रोम। आपने नाम सुना होगा, एक होता है डाउन सिंड्रोम, पहला जो होता है वो होता है डाउन सिंड्रोम, एक होता है डाउन सिंड्रोम, दूसरा होता है एडवर्ड सिंड्रोम। एक होता है डाउन सिंड्रोम, एक होता है एडवर्ड सिंड्रोम, तीसरा जो होता है वो होता है पटाउ सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम। एक होता है डाउन सिंड्रोम, एक होता है एडवर्ड सिंड्रोम, एक होता है पटाउ सिंड्रोम। ये सारी जो बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, उसके बाद में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, उसके बाद में टर्नर सिंड्रोम, उसके बाद में आगे बात करेंगे टर्नर सिंड्रोम की। अगला अपना है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, उसके बाद में टर्नर सिंड्रोम के बाद में बात करें कैट क्राई सिंड्रोम। अगला जो आता है अपना कैट क्राई सिंड्रोम। कैट क्राई सिंड्रोम के बाद में बात करें अगला आता है अपना फिलाडेल्फिया सिंड्रोम। फिलाडेल्फिया सिंड्रोम। अगली बात करें अगला आता है फिलाडेल्फिया। ये सारी एबनॉर्मलिटीज है, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा सारे को तो आपको समझ में आ जाएगा अभी मैं कहना क्या चाह रहा हूं। फिलाडेल्फिया सिंड्रोम,
ये क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी की बात आई तो मैंने सोचा आपको बता देनी चाहिए ताकि आपको भी ज्ञान हो भी ये क्या होता है सिस्टम सारा। अब देखो भी डाउन सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, अगर क्रोमोसोम नंबर 21 की ट्राइसोमी हो रही है तो वहां आपको डाउन सिंड्रोम देखने का मिलता है। और डाउन सिंड्रोम का जो क्लासिकल साइन होता है वो सिंगल पाम क्रीज होती है। इसके अंदर लो सेट ईयर होंगे, छोटा नाक, छोटे हाथ, छोटे कान जैसा सिम्टम देखने को मिलेगा किसके अंदर, डाउन सिंड्रोम के अंदर। क्लियर, ठीक है। तो इसके अंदर ट्राइसोमी नंबर कितना, ट्राइसोमी हो जाती है कितने नंबर की, क्रोमोसोम नंबर 21 यानी 21वें क्रोमोसोम की अगर ट्राइसोमी आपको देखने को मिल रही है तो वहां पर क्या इंडिकेट कर रहा है, वो डाउन सिंड्रोम को इंडिकेट कर रहा है। क्लियर। दूसरा एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, एड, एड मतलब 18, एड मतलब एड 18, एड 18, ये इस तरीके से याद करो। 18 मतलब क्रोमोसोम नंबर 18 की अगर ट्राइसोमी हो रही है, कितने नंबर क्रोमोसोम की, अगर 18 नंबर क्रोमोसोम की, 18 नंबर क्रोमोसोम की क्या हो रही है, ट्राइसोमी हो रही है, तो वहां पर अपने क्या बोलेंगे, एडवर्ड सिंड्रोम बोलेंगे। ठीक है। और 13वें क्रोमोसोम यानी 13 नंबर क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो रही है तो वहां पर अपने किस नाम से जाना जाता है सर, पटाउ सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। पटाउ सिंड्रोम को याद करने के लिए अभी आपको पता है त्योहारों का सीजन आने वाला है। आप बच्चों के लिए फरवरी का पूरा महीना आपको त्योहारों का होता है, तो उसके अंदर आप 13 तारीख को पटाओगे तभी तो 14 तारीख को मनाओगे। अब 14 तारीख को मनाओगे तो डायरेक्ट, अब मनाओगे तो ऐसा मनाओगे कि 9 मंथ के बाद में डायरेक्ट आपको बाल दिवस देखने को मिलेगा। और बाल दिवस देखने को मिलेगा कब, 14 नवंबर को। और 14 नवंबर को बाल दिवस होगा तो आप मिठाई खाओगे, और मिठाई खाओगे तो आपको क्या हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा। यानी 14 नवंबर को क्या मनाएंगे, डायबिटीज डे मनाएंगे। तो 3 चीजें क्लियर हुई। ठीक है। पटाऊ सिंड्रोम 13 को पटाओ, 14 को मनाओ, उसके बाद में 9 मंथ के बाद में बाल दिवस 14 नवंबर को, और उसी 14 नवंबर को क्या मनाओगे आप, डायबिटीज डे। क्लियर। ये सारी चीजें किसके अंदर, पटाऊ सिंड्रोम के अंदर। तो 13 को क्या करना है, समझ गए आप। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है, इसके अंदर क्या होता है, आपको क्या देखने को मिलता है, इसके अंदर आपको ये देखने को मिलता है कि इसके अंदर किसकी रिपीटेशन होती है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर क्रोमोसोम नंबर 47 कितना, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इसके अंदर देखने को मिलता है। कितना, एक एक्स्ट्रा जो क्रोमोसोम होता है वो इसके अंदर देखने को मिलता है। किसके अंदर, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर। टर्नर सिंड्रोम के अंदर एक जो क्रोमोसोम होता है वो कम हो जाता है, यानी लेस क्रोमोसोम इसके अंदर देखने को मिलता है। किसके अंदर, लेस क्रोमोसोम आपको देखने को मिलेगा। किसके अंदर सर, टर्नर सिंड्रोम के अंदर। क्लियर। कैट क्राई सिंड्रोम का मतलब होता है, कैट का मतलब होता है बिल्ली, क्राई सिंड्रोम यानी 5 नंबर जो क्रोमोसोम होता है वो 15 नंबर क्रोमोसोम के ऊपर क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। कितना नंबर, 5 नंबर क्रोमोसोम कितने पे, 15 नंबर क्रोमोसोम पे शिफ्ट हो जाता है। आपने बचपन के अंदर 1-2 बार बिल्ली जैसी कैट क्राई आवाज निकाली है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर कंटिन्यू आपको कैट क्राई जैसी वॉइस आपसे निकल रही है या आवाज निकल रही है तो इसका मतलब आपको क्या है, कैट क्राई सिंड्रोम है। और कैट क्राई जो सिंड्रोम होता है वो 5वां जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो कितने पे शिफ्ट हो जाता है, 15 नंबर पे शिफ्ट हो जाता है। तो इट इज नोन एज कैट क्राई सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। 5वां कितने पे शिफ्ट, 15 पे। इट इज नोन एज कैट क्राई सिंड्रोम। क्लियर। अगला जो है फिलाडेल्फिया सिंड्रोम, इसके अंदर जो 9 नंबर जो क्रोमोसोम होता है बॉडी के अंदर, 9 नंबर जो क्रोमोसोम होता है वो कितने के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, 21 नंबर क्रोमोसोम के ऊपर अपनी टांगे घेर लेता है। किसके ऊपर, 9 नंबर क्रोमोसोम होता है, 9 नंबर क्रोमोसोम होता है वो कितने पे शिफ्ट हो जाता है, 9 नंबर क्रोमोसोम शिफ्ट इनटू द 21 क्रोमोसोम। इट इज नोन एज फिलाडेल्फिया सिंड्रोम। ठीक है। ये 9 नंबर क्रोमोसोम है, ये क्या करेगा, यहाँ पर आके यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इसको किस नाम से जाना जाता है, फिलाडेल्फिया सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। क्लियर। आप सभी को ये बातें आई थिंक आप समझ गए होंगे इन चीजों को। ये सारी एबनॉर्मलिटीज है किनके बारे में, क्रोमोसोम के अंदर। आरआरबी के अंदर मैं लिख देता हूं जस्ट फॉर नॉलेज के लिए बताया, लेकिन आरआरबी के एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पैटर्न क्वेश्चन रहता है आरआरबी के, जितने भी पेपर में उठा के देख लो, एबनॉर्मलिटीज ऑफ क्रोमोसोम के बारे में एक क्वेश्चन पक्का आपको देखने को मिलता है। क्लियर। अब अपने वापस चलते हैं उसी टॉपिक पे जिसका नाम है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर अपने डील कर रहे थे, और ब्रेस्ट कैंसर के अंदर मैंने ये बताया था, ब्रेस्ट जो कैंसर होता है इसकी जो लोकेशन होती है वो आउटर लेफ्ट आउटर क्वाड्रेंट के अंदर सबसे मोस्ट जो कॉमन इसकी क्या होती है, लोकेशन होती है, बीआरसीए फर्स्ट के कारण होता है। क्रोमोसोम नंबर 13 और 14 के अंदर गड़बड़ हो जाए और क्रोमोसोम नंबर 17 के अंदर गड़बड़ हो जाए, यानी बीआरसीए सेकंड, ये दोनों इसके क्या होते हैं, कारण होते हैं। आगे चलते हैं। ठीक है। अब ब्रेस्ट कैंसर का एक क्लासिकल साइन होता किन के अंदर, किन के अंदर, रिस्क फैक्टर किन के अंदर होता है। रिस्क फैक्टर का मतलब कोई फीमेल है, अगर वो अनमेरिड है, अगर कोई फीमेल है वो अनमेरिड है तो उसके अंदर क्या हो सकता है, रिस्क हो सकता है किसका, ब्रेस्ट कैंसर होने का। अगर कोई नल्ली ग्रेविड है यानी कोई प्रेगनेंसी नहीं हुई है,
ठीक है, अभी तक कोई भी बच्चा उसको नहीं है, तो उसके चांस ज्यादा क्या रहते हैं, ब्रेस्ट कैंसर के चांस रहते हैं। पहली बात, नल्ली ग्रेविडा, यानी पहली बार, एक बार भी कोई प्रेग्नेंट नहीं हुई है तो उनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर के चांस ज्यादा देखने को मिलते हैं। दूसरा, उसके अंदर अनमेरिड वुमेन के अंदर, किनके अंदर, अनमेरिड वुमेन के अंदर भी क्या है, ब्रेस्ट कैंसर आपको ज्यादा देखने को मिलता है। ये कुछ सारे जो रिस्क फैक्टर होते हैं किसके अंदर, ब्रेस्ट कैंसर के अंदर। अब देखो, ब्रेस्ट कैंसर का एक क्लासिकल साइन होता है, कौन सा साइन होता है, क्लासिकल साइन। क्लासिकल साइन की बात करूं, इसके ब्रेस्ट कैंसर के क्लासिकल में साइन की बात करूं बेटा, तो क्लासिकल जो साइन होता है, प्याउडे ऑरेंज बोलते हैं इसको, प्याउडे ऑरेंज। आपने देखा होगा जब आप ब्रेस्ट के क्या है, ब्रेस्ट को फील करोगे तो वहां पर आपको क्या है, प्याउडे ऑरेंज, जैसे आपने ऑरेंज संतरा देखा है, संतरा जैसे छिला हुआ संतरा होता है ना, उसके अंदर से उस तरीके से आपको क्या है, फीलिंग आएगी, उसको बोलेंगे प्याउडे ऑरेंज के नाम से जाना जाता है। और ये क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर का क्लासिकल सिम्टम होता है। क्लियर, ये सारी बातें थी किसके बारे में, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। अब इनके अंदर आपको पता चला भी ब्रेस्ट कैंसर है, इनके अंदर हो सकता है ये कारण है। तो आगे बात करेंगे हम, इसके अंदर आप क्या डायग्नोसिस कर सकते हो, तो फीमेल को तो करना पड़ता है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है, फीमेल अपने खुद ब्रेस्ट के सेल्फ को क्या करेगी, ब्रेस्ट जो होता है फीमेल का, उसको सेल्फ एग्जामिनेशन करेगी। कैसे, दूसरों से नहीं, खुद सेल्फ एग्जामिनेशन करेगी। कैसे, सेल्फ एग्जामिनेशन करने का, आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ और राइट हैंड ले, लेफ्ट जो ब्रेस्ट होता है उसको, और यहां से करोगे तो इधर वाला लेफ्ट राइट, इस तरीके से अपोजिट साइड में आप क्या करोगे, एक मिरर के सामने फ्रंट में खड़े होकर आपको ये करना है, आपको राउंड करना है, यानी कोई ट्यूमर वगैरह वगैरह ब्रेस्ट के अंदर ना हो। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के राइट 10वें दिन ये क्या होता है, एग्जैक्ट टाइम होता है इसका, BSE का। और मेल के अंदर क्या किया जाता है, मेल के अंदर आप पीछे थोड़ी रहेंगे, फीमेल आगे होती है तो मेल तो पीछे होता ही होता है। तो मेल क्या करेगा, TSC करेगा, टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन। टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन, उसके अंदर क्या होता है, एक हैंड से आपको क्या है, पेनिस को होल्ड करना होता है, और दूसरे हैंड से आपको क्या करना होता है, टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन करना होता है, ताकि आप प्रोस्टेट कैंसर इन चीजों से भी बच सकते हो, ताकि आप एक एज के अंदर जाने के बाद में भी बढ़िया तरीके से कोई क्रांतिकारी काम करने की इच्छा हो, जहां जगह का अभाव नहीं हो। अगर कई बार क्या होता है, प्रोस्टेट कैंसर वाले जो पेशेंट होते हैं ना, उनके अंदर सारा कुछ होता है, माहौल होता है, माहौल भी होता है, जगह भी होती है, सब कुछ चीजें होती है, लेकिन मन नहीं होता है। तो वो मन बनाए रखने के लिए भी ये TSE काम में लिया जाता है, टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन। ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर। अब इसके अंदर हम पहले करेंगे सर डायग्नोसिस की बात करूं, डायग्नोसिस की बात करूं तो BSE यानी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। BSE का मतलब क्या होता है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन किया जाता है। बिल्कुल। दूसरी जो जांच की जाती है वो की जाती है सर मेमोग्राफी। मेमोग्राफी, मेमोग्राफी के अंदर क्या है, ये एक एक्सरे टाइप विजुअल किया जाता है। तो ये किसके अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेट होता है या नहीं करते हैं सर, किन के अंदर नहीं करते हैं, जो रिप्रोडक्टिव एज की जो फीमेल होती है ना, रिप्रोडक्टिव एज की जो फीमेल होती है ना, उनके लिए क्या होता है, साइड इफेक्ट देता है बहुत ज्यादा या घातक होता है ये, ठीक है, इसलिए ये नहीं करते हैं। तो उनके अंदर क्या किया जाता है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन किया जाता है, मेमोग्राफी नहीं करते। मेमोग्राफी एक टेस्ट होता है, ठीक है, लेकिन कंफर्म ये नहीं होता है। कंफर्म क्या होता है, कंफर्म करने के लिए आपको, कंफर्म करने के लिए या कंफर्म करने के लिए, कंफर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बायोप्सी। क्लियर, ये आपको क्या करनी पड़ेगी, बायोप्सी करनी पड़ेगी। ये सारे डायग्नोसिस के बारे में मैंने बता दिया। अब आगे बात करते हैं, एक इसका जो ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट से आपको क्या पूछा जाता है, ट्रीटमेंट से पूछा जाएगा, ट्रीटमेंट से आपको पूछा जाएगा कि इसके अंदर क्या होता है, मतलब ड्रग ऑफ चॉइस इसकी क्या होती है, ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है। तो अब बात करते हैं ड्रग ऑफ चॉइस की, और इसके साथ क्या मॉनिटर किया जाता है, दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, और क्या क्या कर सकते हैं इसके अंदर ट्रीटमेंट में। तो ड्रग ऑफ चॉइस की बात करूं मैं, ड्रग ऑफ चॉइस, ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है वो टेमेक्सिफोन सिट्रेट के नाम से आती है, टेमोक्सीफेन सिट्रेट, ये जो होती है। अच्छा एक बताओ भी, ये तो टेमोक्सिफेन सिट्रेट है जो ब्रेस्ट कैंसर की ड्रग ऑफ चॉइस होती है। एक होती है क्लोमिफेन सिट्रेट। आपको ये बताना है कमेंट के अंदर भी, क्लोमिफेन जो सिट्रेट होती है वो किसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है, याद रखना है। टेमेक्सिफोन जो सिट्रेट होती है वो मैंने बताया ब्रेस्ट कैंसर की ड्रग ऑफ चॉइस होती है, लेकिन क्लोमिफेन सिट्रेट किसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो आपको कमेंट के अंदर जरूर बताना है, ठीक है। आगे ये आपका होमवर्क आज का, ठीक है। आगे बात करें, टोमेक्सिफेन जो सिट्रेट होती है, इसके साथ में ये जो होती है वो क्या करती है, कैल्शियम को इंक्रीज करती है,
कैल्शियम जो होता है इसको इंक्रीज करती है यानी बढ़ाती है। अब कैल्शियम को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाती है, तो इसके साथ में आप क्या मॉनिटर करोगे? क्वेश्चन आता है, पेटेंट क्वेश्चन आता है, टोमेक्सिफेन सिट्रेट के साथ में क्या मॉनिटर किया जाता है? तो हम सर कैल्शियम को मॉनिटर करेंगे। क्या करेंगे? कैल्शियम को मॉनिटर करना बहुत जरूरी होता है। कैल्शियम को मॉनिटर करेंगे। अब कैल्शियम को मॉनिटर करेंगे तो अगर कैल्शियम बढ़ जाए, कैल्शियम अगर बढ़ जाए तो सर हम क्या करेंगे? कैल्शियम बढ़ जाए तो हम एक एडवाइस देंगे। क्या एडवाइस देंगे भाई? ये एडवाइस देंगे भी बहन जी आप क्या करो, वाटर इनटेक यानी जो पानी की मात्रा है वो क्या कर दो, बढ़ा दो, ताकि वो क्या हो जाए, बाहर आ जाए। क्लियर? ये सारी बातें क्लियर होगी। ये था ड्रग ऑफ चॉइस के बारे में। टोमेक्सिफेन सिट्रेट आ गई, कैल्शियम को बढ़ाती है, कैल्शियम को मॉनिटर करेंगे, एडवाइस करेंगे, वाटर इनटेक ये वगैरह सारा कुछ। अब देखो भाई, इसके बाद में इसकी जो सर्जरी की जाती है, इसके अंदर आप रेडियो या जो सर्जरी काम में लेते हैं, रेडियोथेरेपी काम में ले सकते हैं, कीमोथेरेपी काम में ले सकते हैं, और लास्ट जो आता है उसके अंदर आप करोगे सर्जरी। अब सर्जरी के अंदर किया जाता है मैस्टेक्टोमी। मैस्टेक्टोमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ द ब्रेस्ट। मैस्टेक्टोमी का मतलब क्या होता है? रिमूवल सर्जरी कौन सी की जाती है? मैस्टेक्टोमी की जाती है। मैस्टेक्टोमी का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ द ब्रेस्ट। ब्रेस्ट को क्या कर दिया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है। तो एक फीमेल के अंदर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, नॉर सेट मेंस के अंदर भी एक फीमेल के अंदर क्या है, ब्रेस्ट को रिमूव कर दिया जाता है, तो उसके बॉडी पे क्या होता है, बहुत साइड इफेक्ट होता है, या उसकी जो इमेजिनरी जो चीजें होती है वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती है, अट्रैक्टिव नहीं होती है, इसलिए वो क्या करती है, एक आर्टिफिशियल ब्रेस्ट का भी यूज करती है। जिस फीमेल के अंदर मैस्टेक्टोमी और की है, या ब्रेस्ट को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है, किसके कारण? अगर ब्रेस्ट के अंदर कैंसर है तो। अब देखो भी, ये कर दिया, इसके बाद में हमें क्या करना होता है? रिमूवल ऑफ दी ब्रेस्ट, यानी इसको किस नाम से जाना था? मैस्टेक्टोमी के नाम से। और अब आगे बात करें भी इसके अंदर पोजीशन की, पोजीशन कौन सी देंगे? पोजीशन की मैं बात करूं तो पोजीशन इसके अंदर क्या देंगे? अपना जो अबव द लेवल ऑफ हार्ट पे रखते हैं, हैंड को क्या करेंगे? अबव द लेवल ऑफ हार्ट पे रखेंगे। सेमी फाउलर पोजीशन किसके अंदर दी जाती है? इसी के अंदर दी जाती है, अबव द लेवल ऑफ हार्ट, अबव द लेवल ऑफ हार्ट। किसको? अनअफेक्टेड साइट को। ये क्या दी जाती है? इसके अंदर पोजीशन दी जाती है। तो ये पूरा हुआ स्वाहा। क्या क्या स्वाहा वो? एक मिनट, अनेबल टू डाटा कनेक्ट। ये पूरा जो मैंने बताया था ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, इसको कर दिया स्वाहा एक क्लास के अंदर। आपको पता है क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा। अब अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं धुआं है, आसमान थोड़ी है। अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं धुआं है, आसमान थोड़ी है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ठीक है, तो इसी के साथ अगला टॉपिक अपने शुरुआत करते हैं। अगले टॉपिक की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है इसके कैंसर के साइन आते हैं भी कुछ, वो मैंने बता दिए। अब अच्छा, मार्कर आते हैं, ट्यूमर मार्कर आते हैं। कुछ ट्यूमर मार्कर जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। ट्यूमर मार्कर, ट्यूमर मार्कर की बात करें तो एक आता है CA19-9 पहला, उसके बाद में आता है PSA। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफर्म नहीं है, ये संभावित होते हैं, लेकिन कंफर्म एक ही चीज होती है, बायोप्सी वाले। ठीक है, बायोप्सी होता है वो, इसका क्या होता है, कंफर्म टेस्ट होता है। लेकिन ये जो सारे होते हैं इसके अंदर आप क्या है, संभावना लगा सकते हो, आइडिया लगा सकते हो। CA19-9, PSA एक होता है, CEA एक होता है, बीटा HCG, उसके बाद में आता है PSA, CEA, BHCA और CA125 और VMA एक आता है, VMA, VMA। उसके बाद में आता है डैस्मिन, डैस्मिन। और क्या आता है? ये सारे क्या है, मार्कर होते हैं। किसके सर? ये तो होता है पैनक्रिएटिक कैंसर के अंदर। किसके अंदर होता है ये? पैनक्रिएटिक कैंसर के अंदर। अगर पैनक्रियाज का कैंसर है तो पैनक्रिएटिक कैंसर के अंदर। ये होता है प्रोस्टेट कैंसर का,
ट्यूमर मार्कर जो साइन होता है प्रोस्टेट कैंसर का। अगला आता है अपने CEA होता है, इसको आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से याद रखो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, यानी ये फी मतलब किसका, पैनक्रियाटिक कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर के अंदर। सी मतलब किसके अंदर, कोलोन का कोई कैंसर है तो, और उसके बाद में एक आता है ये ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। एक होता है कैल्सिटोनिन, एक होता है कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन। और बीटा एचसीजी किसके अंदर होता है, बीटा एचसीजी होता है वो होता है हाई मल्टीपल प्रेगनेंसी या हाई मोलार प्रेगनेंसी, मोलार प्रेगनेंसी, या फिर किसके अंदर, आइडेंटिफाई मोल के अंदर, मोल। ये किसका ट्यूमर मार्कर होता है, ये इनका होता है बीटा एचसीजी। CA 125 ओवेरियन कैंसर का है, ओवेरियन कैंसर का है। VMA विनाइल मेंडेलिक जो एसिड होता है वो फियोक्रोमासाइटोमा, इसके अंदर का साइन है फियोक्रोमासाइटोमा, फियोक्रोमासाइटोमा, क्लियर, ठीक है। और डेस्मिन होता है ये एक कैल्सिटोनिन होता है, कैल्सिटोनिन होता है वो थायराइड कैंसर का क्या है, थायराइड जो कैंसर होता है, थायराइड कैंसर होता है उसका साइन है ट्यूमर मार्कर। ये जो सारे मैंने बताए आपको किसके बताए, ट्यूमर मार्कर बता दिए, ठीक है। इससे आप ये आइडिया लगा सकते हो, ये कंफर्म नहीं होता है, कंफर्म नहीं होता है, कंफर्म तो एक ही चीज है बायोप्सी, कन्फर्म एक ही चीज है बायोप्सी, उसको आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे, ये सारी बातें हुई। अब भाई एक आता है आपको डायग्नोज करने के लिए, मोस्ट कॉमन फीमेल के अंदर, सबसे मोस्ट कॉमन फीमेल के अंदर कौन सा कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर होता है, क्लियर, ब्रेस्ट कैंसर होता है। सेकंड जो होता है वो होता है सर्विक्स का कैंसर। अब सर्विक्स का कैंसर आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं थोड़ा। सर्विक्स के कैंसर की भी बात करेंगे, किसकी बात करें, सर्विक्स के कैंसर की। सर्विक्स कैंसर, सर्विक्स कैंसर की बात करें तो सर्विक्स का जो कैंसर होता है उसकी बात करें, सर्विक्स के कैंसर की बात करूं मैं तो इसकी जो मोस्ट कॉमन है, सेकंड मोस्ट कॉमन है ये क्या है, सेकंड मोस्ट कॉमन, सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर देखने को मिलता है किसके अंदर देखने को मिलता है, सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर देखने को मिलता है किसके अंदर देखने को मिलता है भाई, फीमेल के अंदर, ठीक है। पहला कौन सा है, पहला जो होता है वो होता है ब्रेस्ट कैंसर, कौन सा होता है, ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, क्लियर। दूसरा ये आ गया। अब देखो भी इसके अंदर जैसे ये सर्विक्स है तो सर्विक्स जो होता है इसकी लोकेशन की बात करूं तो स्क्वेमो कोल्यूमनार जंक्शन के अंदर मोस्ट कॉमन, ठीक है। किसके अंदर, स्क्वेमो कोल्यूमनार जंक्शन, कोल्यूमनार, कोल्यूमनार जंक्शन, ठीक है। अब देखो भी सर्विक्स है, सर्विक्स के अब जैसे ये सर्विक्स, जैसे मैं एक बार इमेजिनरी आपको बना के दिखाता हूं, ये जैसे सर्विक्स है, एक सर्विक्स यहाँ पर ये वाली साइज होती है, इसको क्या बोलेंगे, एक्टो सर्विक्स, एक्टो सर्विक्स के नाम से जाना जाता है। इस साइड को किस नाम से जाना जाता है, एंडो सर्विक्स के नाम से जाना जाता है। अब ये क्या होता है, वेजाइना वाली साइड होता है, वेजाइना वाली साइड होता है। तो यहाँ पर क्या है, मोस्ट कॉमन कौन सा देखने को मिलता है, एक्टो सर्विक्स भी देखने को मिलता है, एंडो सर्विक्स वाला नहीं होता है, क्लियर। अब रिस्क फैक्टर की बात करें, किसके, सर्विक्स के कैंसर के रिस्क फैक्टर के अंदर सबसे पहले जो आता है वो कौन सा आता है, सबसे पहले आता है वो आता है रिस्क फैक्टर की बात करें तो HPV, कहां लिखे, नेक्स्ट पेज ले, HPV यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। रिस्क फैक्टर की बात करूं मैं, रिस्क फैक्टर किसके, किसके रिस्क फैक्टर की बात करें, सर्विक्स के कैंसर की, सर्विक्स के कैंसर की रिस्क फैक्टर की बात करें तो पहला आता है भी मोस्ट कॉमन होता है HPV, HPV मतलब होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, पेपिलोमा वायरस, पेपिलोमा वायरस। दूसरा मल्टी ग्रेविडा, मल्टी ग्रेविडा। उसके बाद में तीसरा इसका कारण आता है वो आता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, यानी एक आपके पास कारतूस है चलाने के लिए लेकिन आप नहीं मान रहे हो, आप दूसरा यूज कर रहे हो, तो वहां पर आपको दिक्कत हो सकती है। क्या हो सकता है,
क्या हो सकता है, उसके अंदर सर्विक्स का कैंसर आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद में तीसरा आता है अर्ली इंटरकोर्स। अर्ली इंटरकोर्स यानी जल्दी कर लेना, क्या सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या हो जाना, जल्दी हो जाना। ये सारे जो कारण बनते हैं, किसके कारण बनते हैं, ये सर्विक्स के कैंसर के कारण बनते हैं, मल्टी पैराइटी। ये सारे जो कोज है वो रिस्क फैक्टर है किसके सर, सर्विक्स के कैंसर के। आगे बात करें सर्विक्स कैंसर के बारे में, तो कैंसर की जो सर्विक्स का कैंसर होता है इसकी कितनी स्टेजेस होती है, 4 स्टेजेस होती है। कितनी होती है, 4 स्टेज होती है। पहले स्टेज एक होता है स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड। स्टेज फर्स्ट एक होता है स्टेज सेकंड, एक होता है स्टेज थर्ड, एक होता है स्टेज फोर्थ। क्लियर। स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड और स्टेज फोर्थ। देखो भाई स्टेज फर्स्ट जो होती है इसके अंदर ओनली जो क्या होता है, ओनली सर्विक्स इन्वॉल्व होता है। ओनली क्या होता है, सर्विक्स जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। सेकंड स्टेज के अंदर जो क्या होता है, ये यूटेराइन जो वॉल होती है, यूट्रस की जो वॉल होती है ऊपर वाली, यूट्रस की जो यूटेराइन वॉल होती है उसको क्या कर लेता है, ये इन्वॉल्व कर लेता है। क्लियर। तीसरी जो स्टेज होती है इसके अंदर ये क्या करता है, वेजाइना को क्या कर लेता है, इन्वॉल्व कर लेता है। सर्विक्स के फोर्थ स्टेज के अंदर सराउंडिंग जो टिश्यू होता है, सराउंडिंग टिश्यू को क्या कर लेता है, इन्वॉल्व कर लेता है। सराउंडिंग टिश्यू को क्या कर लेता है, इन्वॉल्व कर लेता है। ये होती है 4 स्टेज। किसकी स्टेज होती है ये, सर्विक्स के कैंसर की। पहली स्टेज के अंदर ओनली सर्विक्स को करेगा, दूसरी स्टेज के अंदर यूट्रस और उसके ऊपर वाली यूटेराइन वॉल को कर लेगा, तीसरी स्टेज के अंदर वेजाइना को इन्वॉल्व कर लेगा और स्टेज फोर्थ के अंदर सराउंडिंग टिश्यू को क्या कर लेगा, इन्वॉल्व कर लेगा। क्लियर। क्लियर हुई कुछ बातें। अब देखो, अब इनके अंदर ये सारी तो मैं आपको इमेजिनरी आपको ड्रॉ करके बताऊं, जैसे ये किसी फीमेल की यूटेराइन बॉडी है, ठीक है, ऐसा कुछ माहौल देखने को मिला है। लेकिन ये माहौल आपको देखने के लिए पहले नौकरी लगना पड़ेगा, लेकिन पहले ये माहौल आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, किसी का बाई लक मिल गया तो वो अलग बात है। ठीक है, तो फर्स्ट मैंने बात की, अगर सर्विक्स वाला ये यहाँ पर सर्विक्स है, तो अगर ये है ओनली तो ये फर्स्ट स्टेज। अगर यहाँ से ये ऊपर जा रहा है वॉल की तरफ तो सेकंड स्टेज। अगर इसने क्या कर लिया, ये वेजाइना वाला एरिया कवर कर लिया, ठीक है, वेजाइना वाला एरिया कवर कर लिया तो ये थर्ड स्टेज, और ये फोर्थ स्टेज यानी सराउंडिंग टिश्यू को क्या कर लिया इसने, कवर कर लिया, तो इसको क्या बोलेंगे, ये फर्स्ट स्टेज है। ये कौन सी स्टेज है, ये फर्स्ट स्टेज है। ये सेकंड स्टेज पे आ गया, ये यहाँ पर इसको क्या, ये वेजाइना वाला एरिया आ गया, यहाँ पर इसको कवर कर लिया तो थर्ड स्टेज बोलेंगे, और ये सराउंडिंग टिश्यू को कवर कर लिया तो इसको क्या बोलेंगे, फोर्थ स्टेज के नाम से जाना जाता है। ये होती है स्टेज किसकी, सर्विक्स की। क्लियर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके अंदर टेस्ट जो किया जाता है वो एक टेस्ट किया जाता है एचपीवी, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के अंदर पेप्समियर टेस्ट किया जाता है। आपको ध्यान में रखना है, पेप्समियर टेस्ट किया जाता है। और पेप्समियर जो टेस्ट होता है ये क्या है, स्क्रीनिंग टेस्ट है। पेप्समियर टेस्ट के अंदर क्या है, फीमेल की जो क्या होता है वो सर्विक्स से क्या किया जाता है, सर्विक्स को क्या, सर्विक्स से ली जाती है और उसके बाद में उसको इरेज स्पेचुला भी काम में लिया जाता है। ठीक है, पेप्समियर। तो डायग्नोसिस के अंदर क्या करेंगे, पेप्समियर टेस्ट किया जाता है। कौन सा टेस्ट किया जाता है, पेप्समियर टेस्ट किया जाता है। पेप्समियर टेस्ट किया जाता है किसके अंदर, सर्विक्स के कैंसर के अंदर। ठीक है, दूसरा जो टेस्ट करते हैं इसके अंदर, उसके बाद में पेप्समियर टेस्ट किया जाता है और उसके बाद में इरेज स्पेचुला इसके अंदर काम में लिया जाता है। इरेज स्पेचुला इसके अंदर काम में लिया जाता है। ठीक है, सर्विक्स की म्यूकस को लिया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद में ये टेस्ट किया जाता है। और ये एक इंटरकोर्स, फर्स्ट इंटरकोर्स होने के बाद में ये टेस्ट क्या शुरू कर देते हैं। ठीक है, क्लियर। ये होता है पेप्समियर टेस्ट। अब आगे बात करें भी सर्विक्स के कैंसर के अंदर, अब इसके अंदर क्या आपको साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। साइन सिम्टम आपको देखने को ये मिलेंगे सर, कोई उसके अंदर सीरोस्वेनियस देखने को मिलेगा, उसके वेजाइनल फाउल स्मेल देखने को मिलेगी, वेजाइना से डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, और क्या देखने को मिलेगा, एनोरेक्सिया, नोजिया और वोमिटिंग आपको देखने को मिलेगी। क्या क्या देखने को मिलेगा, सीरोस्वेनियस डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, और क्या देखने को मिलेगा, वेजाइना से फाउल स्मेल देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, और क्या देखने को मिलेगा, और आपको देखने को मिलेगा
वेजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, वेजाइनल डिस्चार्ज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वेजाइनल डिस्चार्ज के बाद में और आपको क्या देखने को मिलेगा, वहां पर एनोरेक्सिया, नोजिया और वोमिटिंग आपको देखने को मिलेगी। साथ में ही आपको क्या देखने को मिलेगा, इनफर्टिलिटी भी आपको देखने को मिलेगी, इनफर्टिलिटी भी आपको देखने को मिलेगी। मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होता है वो इनरेगुलर आपको देखने को मिलेगा, और स्टरलिटी भी जैसी भी समस्या इसके अंदर देखने को मिलती है। क्लियर, ये सारे इसके साइन सिम्टम होते हैं किसके, ह्यूमन HCV यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण होने वाली डिजीज है सर्विक्स के कैंसर के अंदर। क्लियर, आगे चलें, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे, किसकी बात करेंगे नेक्स्ट, अब इसके ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा भाई। इसका ट्रीटमेंट के लिए 2 वैक्सीन आती है, एक एक देते हैं इसके अंदर, मैं सीधा सीधा आपको बड़ा बड़ा बता देता हूं, नहीं तो ये क्लास लंबी हो जाएगी। एक तो होता है ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके अंदर एक आता है सर्वावैक, एक आती है गार्डेसिल, ठीक है। ये दी जाती है इसके अंदर, सर्वावेक दी जाती है, एक गार्डेसिल दी जाती है, ठीक है। ये कब, 9 से लेके, नई गाइडलाइन के अंदर 9 से लेके 14 साल की जो फीमेल होती है, जो बच्चियां होती हैं, उनके अंदर ये दी जाती है, सर्वावेक दिया जाता है, वो गार्डेसिल, दो मेडिसिन है वो काम में ली जाती है। और ये क्या है, एक किल्ड वैक्सीन है। कौन सी वैक्सीन है ये, किल्ड वैक्सीन है, किल्ड वैक्सीन है, किल्ड वैक्सीन है। कितना काम मिलेंगे, 0.5 ml लगाई जाती है। कहाँ लगाई जाती है सर, इंट्रामस्कुलर लगाई जाती है। ये कुछ बातें थी किसकी, सर्विक्स के कैंसर के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चले, अब देखो भी, मैंने आपको शुरुआत के कैंसर के बारे में बता दिया, 7 वार्निंग साइन के बारे में बता दिया, उसके बाद में 7 वार्निंग साइन के बाद में मैंने ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बता दिया, ब्रेस्ट कैंसर के बाद में सर्विक्स के कैंसर के बारे में बता दिया। और ऐसा नहीं, एक्सप्लेन पूरा किया है, समझाने की कोशिश की है, पूरा समझाने की कोशिश किया। अब आप समझो या ना समझो ये आपकी मर्जी है, लेकिन एग्जाम में यही रहेगा, पेपर देके आके बाद में आपको पता लगेगा भी एफर्ट तो सही सही जगह लग रहे थे, ठीक है। तो ये थोड़ा पढ़ लेना, टाइम मिले तो इस क्लास को आप देखते रहना, और पेपर के बाद में आपको पता लगेगा, ठीक है। जो पास में होता है ना, उन चीज़ों की कदर नहीं होती, लेकिन बात वही है, समझ रहे हो आप मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो सारी मैंने सारी जो स्लाइड के हिसाब से मैंने सारी चीजें करवा दी। अब एक तो लास्ट में एक आपको पता है TNM क्लासिफिकेशन किया जाता है। TNM क्लासिफिकेशन क्या होता है, TNM क्लासिफिकेशन, आपको, आप कहीं रिश्तेदारी में गए हो, ठीक है, आपको किसी ने रिपोर्ट दे दी, क्योंकि उनकी नजरों में तो आप क्या हो, डॉक्टर साहब, और आपको वहां पर रिपोर्ट दे दी भी, देख के बताओ कैंसर की कौन सी स्टेज है, तो आप कैसे देखोगे, कैसे देखोगे, वो भी मैं आपको देखना सिखा दूंगा। कैसे देखोगे भैया आप, कैसे देखोगे, टाइमर क्यों आ रहा है इसके अंदर बार बार। अब देखते हैं TNM क्लासिफिकेशन के बारे में। TNM क्लासिफिकेशन से पहले मैं आपको एक सुंदर सी लाइन सुना देता हूं, कि सुना दें, खड़का दें एक, कि पुश्तैनी मकानों के ताले किसने देखे, कि पुश्तैनी मकानों के ताले किसने देखे, कोठियों के चमकते मार्बल में झुग्गियों के जाले किसने देखे, कि पुश्तैनी मकानों के ताले किसने देखे, कोठियों के चमकते मार्बल में झुग्गियों के जाले किसने देखे। ये जो नसीब हासिल हुआ है, ये खुश नसीबी है मेरी, वरना मेरी आंखों के नीचे काले गड्ढे और पांव के छाले किसने देखे। वाह सर, क्या बात है। अब करते हैं TNM क्लासिफिकेशन के बारे में बात। किसके बारे में, TNM क्लासिफिकेशन, ठीक है। TNM क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको रिपोर्ट भी, आप क्या, आपको रिपोर्ट्स दे दे, आपको पता हो हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहे हो, कीमो में ड्यूटी कर रहे हो, कोई भी वार्ड के अंदर आप ड्यूटी कर रहे हो, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, वो मैं बता रहा हूँ। T का मतलब क्या होता है, ट्यूमर, N का मतलब क्या होता है, नोड, M का मतलब क्या होता है, मेटास्टेसिस। इसको बोलते हैं TNM क्लासिफिकेशन। T एक यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो N, यहाँ पे लिखो M। विस्तार से एक्सप्लेन करूंगा, धीरे धीरे आपको समझते जाना है। T का मतलब क्या होता है, ट्यूमर, T का मतलब होता है ट्यूमर, N का मतलब होता है नोड, N का मतलब होता है नोड, M का मतलब क्या होता है, मेटास्टेसिस। एक होता है ट्यूमर, एक होता है नोड, एक होता है मेटास्टेसिस, ठीक है। ट्यूमर, नोड और मेटास्टेसिस। क्लियर, T का मतलब हुआ ट्यूमर, N का मतलब हुआ नोड, M का मतलब हुआ मेटास्टेसिस। पहले तो TNM की फुल फॉर्म आनी चाहिए, ये आपको क्लियर है। अब एक चीज को देखो, कैंसर की स्टेज कितनी होती है, 4। कितनी स्टेजेस होती है, 4। वो भी मैं एक साइड में लिख देता हूं, फिर इसको थोड़ा एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। स्टेजेस ऑफ कैंसर, स्टेज ऑफ कैंसर, कैंसर की कितनी स्टेज होती है, कैंसर की स्टेज होती है, एक होती है स्टेज फर्स्ट, एक होती है सेकंड, एक होती है थर्ड,
एक होती है फोर्थ, और यहाँ आके क्या हो जाता है, अगरबत्ती लगने के पूरे चांस हो जाते हैं। स्टेज फर्स्ट के अंदर क्या होगा, माइल्ड, दूसरा मॉडरेट, उसके बाद में सीवियर कैंसर देखने को मिलेगा, उसके बाद में वेरी सीवियर कैंसर देखने को मिलेगा आपको, वेरी सीवियर कैंसर देखने को मिलेगा। माइल्ड के अंदर सर, माइल्ड के अंदर कितनी सेल कितने परसेंट खराब होगी, तो 25% सेल है वो खराब हो जाएगी। मॉडरेट के अंदर क्या होगा, 50% बॉडी की सेल खराब हो जाएगी। सीवियर के अंदर कितना होगा, 75% सेल बॉडी की खराब हो जाएगी। और यहाँ पर क्या होगा, 100% क्या हो जाएगी, बॉडी की जो सेल है वो खराब हो जाएगी। इसकी ये होती है कैंसर की स्टेज के अंदर देखने को मिलता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेज के अंदर। एक चीज और बता देता हूं, अब ये चीज बता दी तो इसके साथ में मैं बता देता हूं, फर्स्ट स्टेज के अंदर आपने ट्रीटमेंट ले लिया तो आपको प्रिवेंट या बचने के जो चांस होते हैं, बचने के जो चांस होते हैं, प्रिवेंशन के जो चांस होते हैं, प्रिवेंशन के जो चांस होते हैं, प्रिवेंशन का जो चांस होता है, अगर आपने फर्स्ट स्टेज के अंदर ही आपने ट्रीटमेंट ले लिया तो 90% चांस है भी कैंसर वाला पेशेंट बच सकता है। दूसरे के अंदर कितना परसेंट चांस है, 50% चांस है भी पेशेंट यहाँ पर बढ़ सकता है, बच सकता है। कौन सी के अंदर, सेकंड स्टेज के अंदर। और थर्ड कैंसर की थर्ड स्टेज के अंदर कितना सर, 30% चांस होते हैं भी यहाँ पर क्या होता है, बच सकता है। और यहाँ पर कितना होता है, 5% चांस होता है भी पेशेंट क्या हो जाए, रिकवर हो जाए। ये होती है कैंसर की स्टेजेस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेज, 4 स्टेज बताई। फर्स्ट के अंदर माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और वेरी सीवियर। क्लियर। अब TNM से पहला उठाते हैं टी। टी का मतलब क्या होता है, टी का मतलब होता है ट्यूमर। टी का मतलब क्या होता है, ट्यूमर। ट्यूमर यहां पर आपको याद रखना है, T0, TIS, T1, T2, T3 और T4, ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है। ट्यूमर का मतलब मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी आपको समझ आ जाएगा कहना क्या चाह रहा हूं मैं। T0 का मतलब होता है बॉडी के अंदर कोई ट्यूमर नहीं है, क्या है, नो ट्यूमर इन बॉडी। उसको किस नाम से जाना जाता है, T0 के नाम से जाना जाता है। TIS का मतलब होता है कार्सिनोमा इन सिटू या प्रीवियस कैंसर ऑफ द प्रीवियस स्टेज ऑफ द कैंसर, कार्सिनोमा इन सिटू। इन सिटू या प्रीवियस कैंसर ऑफ द स्टेज। T1 का मतलब क्या होता है, बॉडी के अंदर 1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर से ज्यादा क्या हो जाना, ट्यूमर देखने को मिलना। 1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर से ज्यादा ट्यूमर देखने को मिलता है, T2 कहते हैं। और T1 कहते हैं। T2 का मतलब क्या होता है, 2 सेंटीमीटर से ज्यादा, 2 सेंटीमीटर से बड़ी अगर ट्यूमर है तो उसको T2 के नाम से जाना जाता है। और T3 का मतलब होता है 3 सेंटीमीटर हो गई या 3 सेंटीमीटर से बड़ी अगर ट्यूमर है तो वो किसके अंदर आएगा, T3 के अंदर। और अगर मोर देन 5 सेंटीमीटर है यानी 5 सेंटीमीटर से ऊपर अगर ट्यूमर है तो वो किसके अंदर आएगा सर, वो T4 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये सारी बातें होती है किसके अंदर, आपने देखा टी का मतलब मैंने बताया बॉडी के अंदर ट्यूमर होना। ट्यूमर मतलब T0 रिपोर्ट के अंदर देखा आपने तो वहां पर T0 यानी कोई ट्यूमर नहीं है। TIS आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रीवियस स्टेज है कैंसर की, कार्सिनोमा इन सिटू के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद में T1 आता है तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर से बड़ी क्या है उसके अंदर ट्यूमर है। T2 आता है तो इसका मतलब 2 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर से बड़ी उसके अंदर ट्यूमर है। T3 आता है तो इसका मतलब 3 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर से बड़ी उसके अंदर क्या है, ट्यूमर है। T4 के अंदर क्या होगा, 5 सेंटीमीटर से कितनी भी बड़ी हो तो वो किसके अंदर आता है, T4 के अंदर आता है। क्लियर। अब बात करते हैं किसके अंदर, नोड। N मतलब क्या होता है, नोड। N मतलब क्या होता है, नोड। N मतलब होता है नोड। N मतलब होता है नोड। आपको याद रखना है N0, N1, N2, N3। N0 का मतलब होता है बॉडी के अंदर कोई नोड नहीं आई है, बधाई हो आपको। N1 का मतलब क्या होता है, सिंगल नोड आना। N1 के अंदर क्या होता है, सिंगल नोड आना। N2 के अंदर क्या होता है, 2 या 2 से अधिक। और T3 के अंदर आता है वुल बॉडी के अंदर, ठीक है, डबल या इससे 2 या 2 से अधिक, ठीक है, नोड दिखाई देना। और N3 के अंदर क्या होता है, पूरा बॉडी के अंदर क्या, पूरी बॉडी के अंदर क्या हो जाना, नोड हो जाना, नोड इन बॉडी, ठीक है। तो वो किसके अंदर आएगा, N3 के अंदर आएगा। अब एक चीज आती है इसके अंदर, M
मेटास्टेसिस का मतलब एक बताऊं, कैंसर की कोई भी स्टेज हो लेकिन फोर्थ स्टेज के अंदर मेटास्टेसिस देखने को मिलता है, यानी कैंसर जो फैलता है वो किसके अंदर फैलता है, फोर्थ स्टेज के अंदर फैलता है। तो मेटास्टेसिस जो होता है वो किसके अंदर होता है, फोर्थ स्टेज के अंदर होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। मेटास्टेसिस आपको कहाँ देखने को मिलेगा, मेटास्टेसिस देखने को मिलेगा। मेटास्टेसिस का मतलब होता है कैंसर का फैलना, और कैंसर फैलता किस स्टेज के अंदर है सर, ये किसके अंदर फैलता है, कैंसर फैलता है फोर्थ स्टेज के अंदर। किसके अंदर, फोर्थ स्टेज के अंदर। क्लियर। अब एक चीज रह गई, ट्यूमर आ गया, नोड आ गया, और अब मैं बात करूंगा आपसे एम यानी मेटास्टेसिस। इसके अंदर आपको M0, या तो M0 का मतलब नो मेटास्टेसिस यानी कैंसर फैल नहीं रहा है, या फिर आपको क्या है नो, M0 के बाद में M1 आएगा तो इसका मतलब क्या होता है, मेटास्टेसिस यानी फैल रहा है। यहाँ पर मेटास्टेसिस आपको देखने को मिलेगा। ये तो होता है एक सीक्वेंस साइंस के अकॉर्डिंग। अब आपको एक प्रॉपर रिपोर्ट देखनी है, तो प्रॉपर रिपोर्ट देखने के लिए आपको क्या है, कैंसर की स्टेज क्या होगी, फर्स्ट स्टेज, यहाँ पर सेकंड स्टेज, और एक यहाँ पर थर्ड स्टेज, और एक होती है फोर्थ स्टेज। क्लियर। फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या होगा, माइल्ड, माइल्ड के बाद में यहाँ पर मॉडरेट कैंसर देखने को मिलेगा, उसके बाद में क्या देखने को मिलेगा, सीवियर कैंसर देखने को मिलेगा, और सीवियर कैंसर के बाद में वेरी सीवियर कैंसर आपको देखने को मिलेगा, वेरी सीवियर कैंसर आपको देखने को मिलेगा। अब इसके बाद में यहाँ पर अब देखो, अब हमें T0 से लेना है। यहाँ पे T0 होगा, T1 होगा, T0, T1, या फिर T2, यहां पर T3, T1, T2, T3, ये सारी कंडीशन। ठीक है, रुको रुको रुको, T1, T2, T3, T4, T1, T2, T3 या T4। यहां पर अगर नोड है तो नोड का या तो नोड होगा N0, या नोड होगा N1, या नोड होगा N2, या नोड होगा N3। ठीक है। M का मतलब या M0, इस सेकंड स्टेज की 0, थर्ड में भी 0, लेकिन मेटास्टेसिस मैंने एक बताया था किसके अंदर फैलेगा, फोर्थ स्टेज के अंदर। क्लियर। ये रिपोर्ट आपने देख ली। अब देखो भी, आपने रिपोर्ट देखा, ये आया इसके अंदर, रिपोर्ट के अंदर, कैंसर की रिपोर्ट के अंदर TNM क्लासिफिकेशन इसी को बोलते हैं। ठीक है। अब आप फाइंड आउट कर सकते हो भाई, इसके अंदर T1 आया है तो इसका अंदर T1 N0 आया है, नोड नहीं है, M0 आया है तो फर्स्ट स्टेज है, T2 आया है, N1 आया है, M0 आया है तो क्या है, सेकंड स्टेज है। सीवियर के अंदर T3 आया है, N2 आया है, M0 आया है तो थर्ड स्टेज है। लेकिन मेटास्टेसिस ये 0-0 आ रहा है, लेकिन मेटास्टेसिस एक स्टेज के अंदर होता है, उस स्टेज का नाम होता है फोर्थ स्टेज ऑफ कैंसर। ये सारा आज का जो अपना टॉपिक था वो था ऑन्कोलॉजी का। एक कैंसर के अंदर मैंने जितने टॉपिक थे, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स कैंसर के बारे में बात की, कैंसर के 7 वार्निंग साइन के बारे में बात की, क्लासिफिकेशन ऑफ द TNM के बारे में बात की, ये सारी बातें आज की थी इस सेशन के अंदर। तो आज के सेशन को देते हैं यही विराम, कल मिलते हैं फिर दोबारा इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए, धन्यवाद।